हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस डिस्कशन में, आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। और आपका पहला सवाल होगा ऋषभ सर कहाँ हैं, तो वो आज कहीं बिजी हैं, अगले 2 दिन वो थोड़े व्यस्त हैं, तो उनकी जगह मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा ताकि आपकी और हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन रुके ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले जो आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे वो बात करता है मेडिकल सप्लाईज के बारे में, जो इंडिया सेंड करेगा किसको, तो पैलेस्टाइन यानी गाजा। जो गाजा में स्थित पैलेस्टीन पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ मेडिकल सप्लाईज और डिजास्टर रिलीफ आर्टिकल इंडिया भेजेगा, क्योंकि आमतौर पर इंडिया अक्सर भेजता है। ये आर्टिकल आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि वो वाया इजिप्ट भेजी जाएंगी। इजिप्ट में लोकेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे क्यों वही रूट लिया जा रहा है, इनके आसपास की कौन कौन सी कंट्रियां हैं ये आपको पता होना चाहिए, वो हम समझेंगे। दूसरा आर्टिकल जो बात कर रहा है वो है वन नेशन वन पोल के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अच्छी बात है, होने वाला है, हम इसका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एटलीस्ट उन्हें 1 साल का समय चाहिए होगा ईवीएम और वीवीपैट तैयार करने में, इलेक्शन एक साथ देश भर में कराने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, उनको बहुत सारे कार्य क्रियान्वित करने पड़ेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब करना। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम उन्हें 1 साल का समय चाहिए। आगे डिस्कस करने से पहले अगर आप पटना से हैं या लखनऊ से हैं तो हमारा ग्रैंड सेमिनार होने वाला है, आप ज़रूर अटेंड करिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लिंक्स हमारे कमेंट सेक्शन में है और डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप लखनऊ या पटना में हैं तो प्लीज़ डू विजिट, डू अटेंड दिस सेमिनार। अभी हम बात कर रहे हैं गाजा के ऊपर। गाजा कहाँ पर ओपनिंग है गाजा की, किस जगह से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, पहले वो समझते हैं। देखिए, गाजा और इजराइल कुछ इस तरह का प्लान है। अगर आप ओवरऑल बॉर्डर देखें तो ये है, यहाँ इजराइल है, यहाँ गाजा है, यहाँ वेस्ट बैंक है। यहाँ पर क्या है, डेड सी। तो अगर आपसे पूछे डेड सी कहाँ पर है तो लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर सी ऑफ गैलिली है, कहाँ पर है पता लग गई। गोलन हाइट्स, इसके ऊपर अभी इजराइल का कब्जा है, ये इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर लगती है। फिर यहाँ गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ इजिप्ट है और बाकी 2 साइड से इजराइल है। अगर आपको गाजा सामान भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो मेडिटेरेनियन सी को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है इजराइल, और इजराइल से तो आप जा ही नहीं सकते, युद्ध के बाद पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ है इसको। तो जाने का रास्ता बचता है इजिप्ट से। इजिप्ट भी अपने बॉर्डर को ब्लॉक करके रखता है, लेकिन वहां पर एक क्रॉसिंग है जिसको खोला जाता है अगर सप्लाईज पहुंचानी होती है, तो उसका नाम है राफा क्रॉसिंग। तो अगर राफा क्रॉसिंग की बात हो तो इसका मतलब वो जगह है गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पे, जहां पर अभी इजिप्ट ने उसको ओपन किया है, ट्रक्स जा रहे हैं सामान लेकर। तो इंडिया भी वाया इजिप्ट ही अपने डिफेंस सप्लाईज भेजेगा। तो राफा क्रॉसिंग की लोकेशन याद कर लीजिए, किससे रिलेटेड है पता होना चाहिए आपको। दूसरा एक और है इरेज क्रॉसिंग, ये बिल्कुल इजराइल में है। और तीसरा कैरम शलोम क्रॉसिंग, नाम से ही पता लगता है शलोम है मतलब इजराइल से मिलता जुलता। ये सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स है, बॉर्डर रोड्स हैं, कहाँ लोकेटेड है इस मैप से आपको याद हो जाएंगी। दूसरी चीज, एक और जगह जो न्यूज में थी वो है गाजा सिटी है, यहाँ पर नॉर्दर्न गाजा है, यहाँ से दिख रहा होगा नॉर्दर्न गाजा। यहाँ पे जितने लोग हैं उसको इजराइल ने कहा कि भाई अब यहाँ से हट जाओ, यहाँ से आप मूव कर जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे बमबारी करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे इलाकों पे हमले हुए थे, इजराइल के इधर बहुत भयंकर अटैक्स हुए थे। तो ये एक चीज़ जो है ये दिखाती है कि भाई अचानक से उन्होंने कहा कि आप इवैक्यूएट कर जाओ, और ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो वहाँ पे युद्ध नहीं चल रहा है वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को भी आप सीधा बोल दो आप बाहर चले जाओ, हम अटैक करने वाले हैं। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन है, जो वॉर लॉज हम कहते हैं उसके खिलाफ। तो अभी इस वीडियो से, अभी तक इस टॉपिक से आप क्या समझे कि भाई यहाँ इजराइल है, यहाँ पर इजिप्ट के पास कौन सा बॉर्डर ओपनिंग स्टॉप है वो आप समझ गए, यहाँ कौन सा मुझे बताइए, और कितने साइड से समुद्र है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन गाजा को घेरे हुए हैं। यहाँ पर वेस्ट बैंक है, और वेस्ट बैंक के साथ किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, इजिप्ट की नहीं लगती। इजिप्ट के साथ किसकी लगती है, गाजा स्ट्रिप की लगती है। वेस्ट बैंक की बाउंड्री कहाँ कहाँ लग रही है, इजराइल से लग रही है और जॉर्डन से लग रही है, 2 ही देशों के बीच में है, और डेड सी से लग रही है ऑब्वियसली, सी की बात करें तो इजराइल की बाउंड्री किस किस देश से लगती है, अगर आप ऊपर से याद करो, लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, इजिप्ट से। इस तरह आप चीज़ें याद कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया रूट। अब जो बॉर्डर मैंने बताया ओपनिंग कौन कौन सी है, राफा क्रॉसिंग और ईज क्रॉसिंग और केरम शलोम क्रॉसिंग। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद करने लायक है, वो मिस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट शहर से खान यूनिस काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है। तो खान यूनिस कहाँ पर है, तो गाजा में ही स्थित है। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद हम दूसरे आर्टिकल पर जाते हैं, जहाँ बात हो रही है इसी से रिलेटेड, यानी ह्यूमन शील्ड्स के ऊपर में। गाजा में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ग्रुप है जिसने अटैक किया था इजराइल पे, तो वो हमास है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर लेबनान में कौन है, तो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह और हमास को सीधा सीधा ईरान का सपोर्ट भी रहता है। यहाँ हमास है, ऊपर हिजबुल्लाह है। हमास जो ग्रुप है उसके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि हमास
ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है, यानी इंसानों को और आम सिविलियंस को एक तरह का एक शील्ड यानी कवच की तरह इस्तेमाल करता है, इनके पीछे छुप के अटैक करता है, जिससे इजराइल अगर काउंटर अटैक करे तो वहां के सिविलियन मारे जाए। और ये अगर कोई भी करता है ग्रुप तो वो एक इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का उल्लंघन है। और अमेरिका की प्रेसिडेंट ने कहा है कि लगातार इजराइल ऐसा कर रहा है, न सिर्फ बैटल ग्राउंड में बल्कि जो उनकी मिसाइलें भी होती हैं वो स्कूलों या हॉस्पिटल या फिर सिविलियन पॉपुलेशन के बीच से फायर की जाती हैं, ताकि उनके ऊपर अगर दोबारा अटैक किया जाए तो सिविलियन लोगों की जानें चली जाए। ये एक वॉर क्राइम है एज पर रूल नंबर 97 ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन। अब सवाल ये भी होगा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है क्या? तो ये एक तरह के लॉज हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जो बनाए जाते हैं ताकि लॉज में आर्म कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस को और जो लोग आर्म कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं है, जो लड़ नहीं रहे, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको नुकसान ना हो। तो ये और इससे जुड़े हुए कई ऐसे आपने नियम सुने होंगे, जैसे जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। ये प्रोवाइड करता है सेफ्टी रूल्स उनके लिए जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, चाहे वो वुंडेड सोल्जर हो, मेडिकल स्टाफ हो, पर्सनल्स हो, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर हो या सिविलियन हो। तो उनको कैसे आपको उनके साथ बर्ताव करना है। अगर आपने कब्जा भी कर लिया, मान लो किसी को, किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को, वॉर में कोई पकड़ा गया, तो उसके साथ क्या बर्ताव होगा, इसको लेकर जेनेवा कन्वेंशन में बात की गई है। इसके अलावा 2 और एग्रीमेंट है जो 1977 में आई थी, ताकि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आप वो क्राइम कर रहे हैं, और आप वॉर क्राइम्स में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, उन्हें कह सकते हैं कि भाई आपके आर्मी ने, आपकी फौज ने जो काम किया है वो वॉर क्राइम है और ये नहीं होनी चाहिए। जब अभी हम इसकी बात करें कि वॉर क्राइम नहीं होनी चाहिए, आप एक तरह का शील्ड की तरह सिविलियंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह कोई भी देश दूसरे देश में फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं पैदा कर सकता। यानी सिविलियन पॉपुलेशन को बिना वजह किसी जगह से हटाना सिर्फ युद्ध का हवाला देके बहुत गलत है। और ये आरोप इजराइल के ऊपर लग रहा है कि वो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये भी गलत माना जाता है एज पर एनी कॉन्फ्लिक्ट। और रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमिटी के हिसाब से और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के हिसाब से ये फोर्सिबल ट्रांसफर सिविलियंस का इलीगल है, अनलॉफुल है। जो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। कहां पर? नॉर्दर्न गाजा से, जो उन्होंने कहा कि आपने लोगों को पीछे खींच लो, 24 घंटे के अंदर कहा है, और बिना कोई गारंटी के कि भाई क्या होगा या सेफ्टी की क्या गारंटी है, सीधा उन्होंने बोल दिया। तो वो खुद एक क्राइम कर रहे हैं। और ये किसके तहत है? तो रोम स्टैट्यूट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, इसके तहत ये गलत है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इसके तहत जो ट्रीटी हुई थी रोम स्टैट्यूट, इसके अंदर क्या है, एक ट्राइब्यूनल सेट किया गया था। कोई भी अगर ग्लोबल क्राइम होता है, जैसे वॉर क्राइम्स हो गए या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गए, जो भी हमने डिस्कस किया वॉर क्राइम वगैरह, उस केस में ट्राइब्यूनल जाके जो इंडिविजुअल है उसके खिलाफ बोला कि हाँ, इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वॉर क्राइम का जिम्मेदार है, इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। तो ये काम करता है रोम स्टैच्यू के तहत आईसीसी के अंदर, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत। लेकिन भारत ने इसको साइन नहीं किया हुआ है और इंडिया मेंबर नहीं है, और रोम स्टैच्यू जो वो इंडिया ने स्टैट्यूट ने साइन नहीं किया हुआ है, इसलिए इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है जो इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि भाई आप इसमें संलिप्त हैं। इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि ये पूरी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पक्ष में बात करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होते हैं और सही तरह से निर्णय नहीं देते हैं। कोई भी अफ्रीकन कंट्री के लीडर है तो उनको सीधा बोल देंगे कि हाँ, आप वॉर क्राइम के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बनती है। लेकिन अगर वही काम अमेरिका, यूके, फ्रांस के प्रेसिडेंटों के द्वारा किया जाए, उनकी आर्मी के द्वारा किया जाए, तो ये बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आर के बारे में। क्वेश्चन आर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। क्या है क्वेश्चन आर? इसमें जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। रिसेंटली न्यूज़ ये आई थी कि एक जो एमपी है उन्होंने शायद ब्राइब्स ली हैं एक बिजनेसमैन से, ताकि जो क्वेश्चन वो चाहते हैं वो पार्लियामेंट में पूछे और प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें। तो कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी से कैश लेकर ऐसे सवाल नहीं उठा सकता। तो जब ये न्यूज़ आती है तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन आर है क्या। तो हर एक पार्लियामेंट सिटिंग जब होती है उससे पहले घंटे में क्वेश्चन आर होता है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब वो देते हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी सेट करोगे। अब क्वेश्चन ऐसे रैंडमली तो पूछ नहीं लेंगे, क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं। आप ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओरल आंसर ले सकते हो, रिटर्न आंसर ले सकते हो। तो पहली बात, ये सब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किस रूल के तहत आता है ये? तो जो रूल है, जो प्रोसीजर है वो है रूल नंबर 32 से लेकर 54 के अंतर्गत जितने ये कायदे हैं ये सेट करते हैं कि लोकसभा कैसे ऑपरेट करेगी, क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसके तहत ये क्वेश्चन आर आता है। एक एमपी नोटिस देता है कि भाई मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, और तब जाकर
उसके बारे में एक नोटिस आता है कि भाई इन्होंने क्वेश्चन पूछना है, वो किसको भेजते हैं, वो अपना एप्लीकेशन तो सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा के उनको, और उसमें भी कैटेगराइजेशन होती है। 4 तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक एमपी मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि भाई हमारा सवाल है, आप जवाब दीजिए। एक ओरल तरीका होता है, इसमें आप मौखिक रूप से वो जवाब देते हैं खड़े होकर पार्लियामेंट में। तो हर एमपी के पास एक स्टार्ट क्वेश्चन पर डे पूछने का इसमें कैपेसिटी होती है। स्टार्ट क्वेश्चन आपको 15 दिन पहले पूछने होते हैं ताकि मिनिस्टर साहब के पास टाइम हो जवाब देने का, और उसके बाद में आप उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया, आपको कुछ और भी पूछना है उससे जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ओरली पूछा जा रहा है तो आपको जवाब मिलेगा। दूसरा है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे रिटर्न रिप्लाई आता है मिनिस्ट्री का, तो क्योंकि रिटर्न रिप्लाई होता है तो यहां पर आपके पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का कोई परमिशन नहीं होता है। फिर एक आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यहां पर वो क्वेश्चन है, मान लो अभी रिसेंटली कोई एक पब्लिक इमरजेंसी आ गई, उसको लेकर आपको बात करनी है, 15 दिन का नोटिस देने का टाइम नहीं है, तो 10 दिन के नोटिस पे, 10 से कम दिन के नोटिस पर भी ये चीजें पूछ सकते हैं शॉर्ट नोटिस पर, और ये भी ऑरली जवाब दिए जाते हैं, तो इसका भी आप एक तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन होते हैं जो प्राइवेट मेंबर से पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट क्वेश्चन की तरह बिहेव होते हैं, ऑरली आंसर किए जाते हैं, आप इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो 4 तरह के क्वेश्चन हमने अभी तक समझे जो पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर से पूछे गए क्वेश्चन जो मंत्री नहीं है, जो कोई बिल ला रहे हैं उनसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है इस तरह का। तो 4 तरह की चीजें हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन से कम के नोटिस पे भी पूछ सकते हो, और इसमें भी आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। प्राइवेट मेंबर बिल में भी पूछ सकते हो, लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो क्योंकि एक रिटन आंसर लेता है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं होते सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के। तो अभी जो विवाद है इससे हमें ये पता लगा। अगला आर्टिकल न्यूज बात करता है वियना कन्वेंशन की। वियना कन्वेंशन क्या है भाई? इसके तहत ना जो ये स्पेसिफिकली जो न्यूज में था वियना कन्वेंशन, वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। देखिए, तो मुद्दा ये है कि वियना कन्वेंशन के तहत ऐसा है कि कोई भी देश दूसरे देश के राजदूत को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर भारत का राजदूत कनाडा जाए, कनाडा का राजदूत भारत आए, तो उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ इजी क्रिमिनल केसेस भी नहीं हो सकते। लेकिन कनाडा ने कहा कि उन्होंने अपने 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से वापस बुला लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स इंडिया में सेफ नहीं है, और इंडिया ने उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा ली है, और ये इंटरनेशनल नॉर्म का एक वायलेशन है, ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए था। ये ट्रीटी जो है वियना कन्वेंशन की 61 देशों ने साइन की है 1961 में, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करता है कि कैसे फ्रेंडली रिलेशन डेवलप किए जाए। कनाडा ने ऐसा कहा जरूर है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आज भी कहा है, वो भी आज न्यूज में था, एस जयशंकर ने कहा है कि हम चाहते हैं कनाडा के साथ पैरिटी, डिप्लोमेटिक पैरिटी, जो इस कन्वेंशन का पार्ट है। यानी जितने डिप्लोमेट्स आपके हमारे देश में रहेंगे, उतने ही डिप्लोमेट्स हमें आपके देश में भेजने का अधिकार चाहिए। क्योंकि आप किसी भी देश में, सब मान लो कनाडा के लोग आते हैं इंडिया में डिप्लोमेट्स बन के, जितने डिप्लोमेट्स इंडिया में कनाडा के रहेंगे उन सबको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। वैसा ही इंडिया चाहता है कि जितने डिप्लोमेट आपके इंडिया में हैं, हमें उतने डिप्लोमेट आप कनाडा में रखने दो। लेकिन कनाडा में उल्टा होता यह है कि इंडियन डिप्लोमेट ज़्यादा अलाउड भी नहीं है, और जो है भी उनके साथ खालिस्तानी एलिमेंट बहुत मिसट्रीटमेंट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनी हुई है। इसलिए इंडिया ने कहा या तो आप डिप्लोमेटिक पैरिटी दो, नहीं तो जितने डिप्लोमेट हैं उतने डिप्लोमेट रखो। तो उन्होंने फिर अपने कहा कि इतने आपके जो कुछ डिप्लोमेट हैं, हम उनसे उनकी इम्यूनिटी छीन रहे हैं, तो फिर उन लोगों को वापस उन्होंने बुला लिया। ठीक है, तो ये मुद्दा था, और इंडिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी नॉर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्टा कनाडा जो है हमें डिप्लोमेटिक पैरिटी नहीं दे रहा, इसलिए विवाद है। अगला न्यूज बात करता है सब्सिडरी बॉडी ऑन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। अब एडवाइस की बात है तो एक एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइजरी बॉडी किसी से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, उसकी 15th कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हुई थी, एडॉप्ट की गई थी, जो हमारा कन्वेंशन ऑन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर। काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हमने बात कर लिए, तो पहले समझते हैं चीज़ें क्या चल रही हैं। पहली बात की है क्या, एक है साइंटिफिक, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल बॉडी है जो एडवाइज करती है। उसकी 25th मीटिंग हुई थी, इसलिए 25 यहाँ पे 25 दिख रहा है। इस मीटिंग में जो कहाँ हुई थी, केनिया नायरोबी में, इन्होंने बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको एसेस करना क्यों जरूरी है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इन डेलीगेट्स ने बात करी कि किस तरह से जो इन्वेजिव स्पीसीज है,
जो बाहर की स्पीसीज है वो कैसे कारण है बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन का। कई चीजें एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि बाहर की इन्वेजिव स्पीसीज आके वहां पर ऐसा हमला करती हैं कि वहां स्पेस नहीं बचता कि कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट कर पाए और बिल्कुल वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। वो एनिमल के केस में भी है, प्लांट के केस में भी है। तो ये सब किसके तहत करते हैं? तो ये असल में जो आईपीसीसी है उसके तहत किया जाता है, यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी की AR6 असेसमेंट रिपोर्ट जो उनकी छठी आई थी उसके तहत बोला गया कि क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, क्योंकि अब जब तक हम क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं करेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने से नहीं रोक पाएंगे। मतलब अगर आप याद करो, आप जहां भी रहते हो वहां आसपास पहले बहुत चिड़ियाएं हुआ करती होंगी, स्पैरोज और कई तरह की चिड़ियां और कई तरह के पेड़ हुआ करते होंगे, पौधे सब गायब हैं। क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ बाहरी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है वो आ गई हैं। अब जैसे गिलहरी कहीं घुस जाती है, कई इलाकों में गिलहरियां नहीं होती, वो गिलहरियां अभी कभी गलती से वहां पहुंच गई उस इलाके में तो वहां के कुछ बिल्कुल जो पौधे खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो वहां की एनवायरनमेंट के लिए एक इन्वेजिव स्पीसीज है। तो इस ग्रुप का यही कहना है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है और इन्वेसिव स्पीसीज एक और रीजन है एक्सटिंक्शन बढ़ाने का। तो इन्होंने 15 पॉइंट बताए हैं जो डिस्कस किए गए ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब सीबीडी की हम बार बार बात कर रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि क्या मुद्दा है इसके बारे में। पहले ये देख लेते हैं इस कमेटी ने क्या कहा है। तो इनकी एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आया कि भाई कैसे हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इसके ऊपर काम करना है। ठीक, ये क्या चीजें होती हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हम समझ गए। इसके अलावा ना रेगिस्तान फैलता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है? इलाकों का पानी खत्म हो जा रहा है, वाटर लॉस कंप्लीटली हो जा रहा है, जिससे वहां पे डेजर्ट जैसा सिनेरियो पैदा हो जा रहा है जो और दिक्कतें वहां पैदा करता है। लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सबको जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे हम क्लाइमेट चेंज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो SBTTA जो हम बात करें ये बना था आर्टिकल 25 के अंतर्गत ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एडवाइजरी बॉडी है, नाम से ही क्लियर है। ये कोई भी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। ये देखती है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी कैसी है और क्या मेजर्स लेने चाहिए डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए। जो भी क्वेश्चन कुछ होते हैं, साइंटिफिक एडवाइस कुछ देनी होती है, टेक्निकल गाइडेंस देनी होती है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, तो ये उसके ऊपर काम करती है। अब बात है आईपीसीसी पे। आईपीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, 1988 में सेटअप की गई। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और UNEP के द्वारा। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बॉडी किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो आईपीसीसी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने स्टार्ट की थी ताकि जो पॉलिसी मेकर्स है उनको प्रॉपर डेटा मिल सके, असेसमेंट हो सके कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, कितनी रिस्क है, किन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, क्या ऑप्शन होने चाहिए। इसके लिए आईपीसीसी शुरू किया गया। तो आईपीसीसी ने खुल के बोला था कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो हम तबाह हो जाएंगे। तो इसी के तहत एक और जो डिस्कशन की बात थी CBD क्या है भाई? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हमारा मेन पावर है। जैसे इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी की पावर है, वैसे ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में मदद बनाती है कि भाई कैसे जो डाइवर्सिटी है वो बची रहे और जो डाइवर्सिटी के फायदे हैं उसकी इक्विटेबल शेयरिंग हो सके। चाहे जेनेटिक रिसोर्सेज की बात हो या ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हो, तो उसके लिए CBD बनाया गया था और CBD की ट्रीटी पे इंडिया ने भी साइन कर रखा है। इसी में अब एक और बॉडी है IPBES। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या करती है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो और जो इकोसिस्टम की सर्विसेज जैसे कंजर्वेशन का लेके कुछ हो गया, सस्टेनेबिलिटी की बात हो गई, कैसे सस्टेनेबल यूज किया जाए चीज़ों का, कैसे ह्यूमन वेलबींग में उसका इस्तेमाल किया जाए, ये इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। तो CBD क्या है, IPCC क्या है, SBSTTA क्या है, ये हमने समझ लिया और क्या फ्रेमवर्क आया वो हमने जाना। अगला आर्टिकल बात करता है धोर्दो के बारे में। धोर्दो कहाँ है? धोर्दो भाई गुजरात में एक गांव है जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया। कहां पर है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये और इसे गेटवे टू ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं। कहां पर है? धोर्दो कच्छ में। याद रखिए जगह न्यूज वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सस्टेनेबल टूरिज्म होता है जिससे प्रकृति को नुकसान नहीं होता है। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया। अगला आर्टिकल, मेरा माटी मेरा देश। इंडियन रेलवे ने बोला कि कुछ स्पेशल ट्रेन वो चलाएंगे ताकि जो स्टेट कैपिटल है, अलग अलग राज्यों की जो राजधानी है वहां से लोग और जो बाकी मेजर स्टेशन है वहां से लोग न्यू दिल्ली पहुंच पाए 29 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, मेरी माटी मेरा देश, जिसके तहत हर देश के घरों से लोग आएंगे और वो जिन लोगों ने जाने दी है अपनी, उनके घरों की मिट्टी
जमा की जाएगी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो न्यू दिल्ली में ये होना है, मेरी माटी मेरा देश। तो इंडियन जो रेलवे है स्पेशल ट्रेन के लिए ऑर्गेनाइज करने वाली है। ठीक, अगला आर्टिकल देखिए, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि रिसेंटली ट्विन साइक्लोन्स का केस चल रहा है, यानी 2 साइक्लोन्स एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, एक बे ऑफ बंगाल में और एक अरेबियन सी में। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जो ट्विन साइक्लोन्स की कहानी है, पहले ये समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये ट्विन साइक्लोन्स है, एक है आपका अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। आमतौर पर अक्सर एक ही जगह साइक्लोन्स बनते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है तेज, और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमून। तो याद रखिए कहां पर तेज है, तेज है अरेबियन सी में, हमून है बे ऑफ बंगाल में। याद रखिए बे ऑफ बंगाल में अक्सर साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी में। तो एक साथ डबल साइक्लोन्स की ऑकरेंस हो रही है। किस लोकेशन में, कौन सी, तेज आपकी कहां पर साइक्लोन हो रहा है, अरेबियन में, और हमून कहां पर है आपके बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो अकरेंस है काफी रेयर है, और एक साथ दोनों साइड्स पे बहुत कम साइक्लोन आते हैं। तो ये अगर आप देखो तो ये आपके अरेबियन सी के पास जो तेज है, इस तरह का कुछ दिख रहा है इमेजेस। अब चीजें जो हमें समझनी है कि भाई साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन कैसे बनता है, क्या कहानी है साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन फॉर्मेशन की बेसिक सी कहानी ये होती है कि जब गर्म हवा ओशन की सरफेस से ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, अगर ये सरफेस है इसके ऊपर से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे लो प्रेशर बनाती है, और जब यहाँ लो प्रेशर बनता है तो आसपास की हवा इसको भरने के लिए आती है। कोई इलाका है गर्म हुआ, ठीक है, मान लो समुद्र का इलाका है ये गर्म हुआ, गर्म होके ये ऊपर की तरफ जाएगा, हवा हल्की होके ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ खाली जगह बन गई, एक लो प्रेशर बन गया, तो इसको भरने के लिए हवाएं आएंगी। वार्म एयर राइज कर रही है, दिख रहा है आपको, तो इसको भरने के लिए फिर हवाएं आएंगी। तो जो लो प्रेशर है उसको भरने के लिए हवाएं आएंगी। जब आसपास की हवा भी आएगी तो वो भी वार्म हो जाएगी, और जब वो उठती है ऊपर की तरफ, यहाँ जो आपको दिख रहा है, जब ऊपर की तरफ उठेगी तो साथ में मॉइस्ट यानी थोड़ी गीली होती चली जाएगी, इनमें मॉइस्चनेस बढ़ जाएगी, और जब ये लगातार होता जाएगा तो सेंटर में एक आई बन जाती है, जिसे कहते हैं आई। यानी यहाँ पर कोई भी अगर हवा आ रही है तो आने से पहले वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। इस एरिया में क्या बन रहा है, आई। यहाँ पर आपको आई दिख रही है। अब देखिए होगा क्या, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रही है और हवाएं इसको भरने के लिए आ रही हैं। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म हवा, वो ऊपर ठंडी होगी थोड़ी सी और मॉइस्ट हो जाएगी, इसको भरने के लिए और हवाएं आएंगी और वो गर्म होगी ऊपर की तरफ जाएंगी, तो वहाँ एक चक्रवाती माहौल बन जाएगा, और जो ठीक बीच का रीजन होगा वो होगा आई। और हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं कि आई ऑफ एनी साइक्लोन इज द कामेस्ट प्लेस। इसके आसपास तेज हवा के झोंके घूमेंगे, लेकिन ये एरिया बिल्कुल काम रहेगा। तो जो ये साइक्लोन बनते हैं ओशन की सरफेस पे बन रहे हैं कि भाई गर्म हवा ऊपर गई हल्की होके, उस वहाँ लो प्रेशर बना, उसको भरने के लिए आसपास की हवाएं आई, और वो धीरे धीरे खुद जब गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक पूरा वेव क्रिएट होता है जो साइक्लोन क्रिएट करता है। साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, एक जो क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, और जो साउथ में होता है वो क्लॉकवाइज यूज करता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो तेज और 2 हमारे जो अभी साइक्लोन्स हुए, तेज और हमून। तो तेज कहां पर है, अरेबियन में, और हमून कहां पर हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अगला आर्टिकल बात करता है सीटीबीटी के बारे में। सीटीबीटी की क्या है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये असल में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत देश ये साइन करते हैं कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट वो नहीं करेंगे। इसकी पार्टी एक थी, कंट्री नाम है उसका रशिया। रशिया ने बोला कि अब वो अपना रेटिफिकेशन सीटीबीटी का रिवोक कर रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है हम टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब हम सीटीबीटी से बाहर आ रहे हैं। तो क्या है भाई, तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 187 कंट्रीज ने साइन की थी, 178 कंट्री ने रेटिफाई की थी। इसके तहत बात की गई थी कि बिल्कुल भी आप टेस्ट बैन है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन है। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अब बनाना चाहती हैं वो कभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा भाई कैपेसिटी क्या है उनकी। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन की बात की गई थी। कुछ देशों ने इसको साइन नहीं किया है, बहुत कम देशों ने, जिसमें है इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है। कुछ कंट्री हैं, जो 5 कंट्रीज हैं एनेक्सर 2 में, जिन्होंने साइन किया पर रेटिफाई नहीं किया, जिसमें चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए हैं। और 9 एनेक्स 2 कंपनीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और 35 के पास न्यूक्लियर पावर है। जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो आपस में यूरेनियम का सप्लाई करते हैं। यूरेनियम का सप्लाई आप तभी ले सकते हैं जो आपने एनपीटी और सीटीबीटी पे साइन किए हुए हैं। तो रशिया ने बोला है कि अब उससे बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब शायद वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे।
अभी अमेरिका वगैरह ने, चाइना वगैरह ने कहा कि आप सब अब टेस्ट नहीं कर सकते, अगर टेस्ट किया जाएगा तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और बढ़ेगी। लेकिन इन देशों के पास अभी कैपेसिटी है कि वो टेस्ट अपनी लैब में ही कर सकते हैं बिना एक्चुअल टेस्ट किए गए। ठीक है, अब मुद्दा क्या आ रहा है कि रशिया ने कहा कि वो इससे बाहर आ रहा है, सीटीबीटी से, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से। असल में किया ही इसलिए गया था ताकि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कुछ जो नए देश हैं कर ही ना पाए, न्यूक्लियर पावर अगर वो लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और इसका स्प्रेड बिल्कुल रुक जाए। अभी देखिए, आमतौर पे कई तरह की ट्रीटीज हुई हैं न्यूक्लियर पावर को लेके। मैंने बोला एनपीटी है, सीटीबीटी है, क्या है ये। पहले एक 1963 में लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुई थी, एलटीबीटी। इसके तहत क्या था, ये एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी थी कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर और आउटर स्पेस में, क्योंकि बाकी देश जो नए नए आ रहे थे उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि अंडरग्राउंड करेंगे। केवल ये 5 देश या अमेरिका, रशिया के पास कैपेसिटी थी। तो अमेरिका ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर रशिया ने टेस्ट किया, उसके बाद चाइना ने टेस्ट किया, फिर बातें आई कि भाई हमें अब रोकना पड़ेगा बाकी देशों को। तो उन्होंने कहा अब कोई देश टेस्ट नहीं कर सकता, तो उससे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी लगाई कि आप आउटर एटमॉस्फेयर में, अंडर वाटर या आउटर स्पेस में टेस्ट नहीं कर सकते। फिर इन्हें लगा कि भाई ऐसे नहीं, लोग तो जमीन के अंदर भी साइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर सीटीबीटी आया जो 1994 में था। 1996 में ये कंक्लूड हुआ था कि आप कहीं भी नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की बात की गई थी। इसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल डेटा सेंटर बनाया गया, ऑन साइट इंस्पेक्शन हो रही थी कि भाई ऐसा कोई करे ना। तो कई देशों ने इसको साइन किया। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, जो 1968 में आई थी, जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से रोकना है। और कहा था कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। 5 देशों को इन्होंने कहा कि भाई केवल 5 ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, बाकी नहीं है, और किसी देश को न्यूक्लियर पावर्स नहीं मिलने चाहिए। ये है आपका एनपीटी। एनपीटी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि अगर मान लो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो हर जगह तक पहुंच पाए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहुंचने के लिए आपको एनपीटी साइन करना पड़ेगा, वरना आप भागीदार नहीं बन सकते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के। आप पावर ही नहीं बना पाओगे, यूरेनियम ही नहीं मिलेगा आपको, और वो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए एनपीटी बनाया गया था। तो अब सीटीबीटी में सबसे बड़ी सक्सेसफुल बात ये थी कि जो मेजर दुनिया की कंट्री से उन्होंने साइन कर रखा था। अब रशिया का बाहर जाना यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय में चीज़ें बनाता है मुश्किल, भारत के लिए भी और दुनिया भर के लिए, कि पता नहीं अब रशिया क्या करेगा। तो ये न्यूज़ थी रशिया का सीटीबीटी से बाहर जाने की, कि उन्होंने ये कदम उठाए हैं। अब जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं आपको कितनी चीज़ें समझ आएंगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर इंडिया है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। स्टार्ट क्वेश्चन जब लोकसभा में पूछे जाते हैं तो उसको रिटर्न रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता, ट्रू या फॉल्स। SBSTTA जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है COP में, और बाकी जो सब्सिडरी बॉडीज है उनके लिए। और बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है गुजरात के धौरदो को। इनमें से 2 स्टेटमेंट सही थी। SBSTTA ऑब्वियसली एडवाइजरी बॉडी है, और धौरदो को बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड भी मिला। लेकिन लोकसभा के क्वेश्चंस अगर आप स्टार्ट क्वेश्चन पूछें तो वो ओरल क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी आपको रिटर्न रिप्लाई नहीं मिलता। और ICC का मेंबर इंडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ICC एक ऐसी बॉडी है जो काफ़ी बायस्ड है, और अक्सर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके पक्ष में बात करती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, गरीब कंट्री हो गई, उनके हेड ऑफ द स्टेट को सीधा जिम्मेदार बना देगी, लेकिन बाकी स्टेट्स पे कोई उंगली नहीं खड़ी करेगी। देखिए, तो ये था आज का हमारा प्लेम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।